तो बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी दलों की एकता वाली बैठक हुई। एकता का संदेश देने की कोशिश की गई। बार बार इस लाइन को दोहराया गया कि हम सब एक साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। इस एकता के संदेश में 24 की लड़ाई में क्या तस्वीर दिखती है, इन्हीं तमाम पहलू पर बातचीत के लिए बिहार के एक बड़े नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है। और पहला सवाल यही, 24 के लिए आपके लिए कितना खतरा, क्योंकि जिस पटना से आप हैं, जुड़े हुए हैं, जिस बिहार में आपने लगातार राजनीति की, उसी की राजधानी में एक विपक्षी एकता वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश। देखिए, सामने तो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और पीछे तलवारबाजी हो रही है, तलवारें खींची हुई हैं। बैठक के अंदर अरविंद केजरीवाल और खड़गे साहब में गर्मा गर्म बहस हुई और अंत में नाराज होकर, गुस्से में अरविंद केजरीवाल अपने मित्र पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर और बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए चले गए। नीतीश जी इतना डर गए थे मीडिया से कि जहाँ पहले ये कहा था कि प्रेस के बाद एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, और जब सभी नेताओं की बातचीत होगी तो बिना जवाब दिए, बिना क्वेश्चन लिए उठकर चले गए। और ममता बनर्जी के ही राज्य के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, उनका बयान सुन लीजिए। क्या उन्होंने बयान दिया कि खुद वो दिल्ली जाएं, कहीं जाएं, बंगाल में सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे भाई, बंगाल में आपने 1 दर्जन कांग्रेसियों को मरवा दिया, हिंसा में 1 दर्जन कांग्रेसियों की हत्या हुई है। अधीर रंजन चौधरी को धरना पर बैठना पड़ा, हाईकोर्ट जाना पड़ा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और करें कि लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई, आपके यहाँ तो लोकतंत्र आपने खत्म कर दिया और हम आरोप हम पर लगा रही है कि यह लोकतंत्र खतरे में है। तो अभी तो आपने देखा कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल वॉकआउट करके चले गए। अगली सुशील जी, दो पक्ष है। एक तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से तुरंत ट्वीट किया गया कि हमारे एजेंडे को लेकर, अध्यादेश को लेकर बातचीत नहीं, उस पर एक स्पष्टीकरण चाहिए था। दूसरी तरफ से यही सवाल जब नीतीश से पूछा गया उस समय, तो उन्होंने कहा कि उनकी फ्लाइट थी, इस वजह से वो चले गए। लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी दिखती है कि तमाम कोशिशों के बाद विपक्षी दल एक छत्र के नीचे, एक छाते के नीचे, एक छत के नीचे एक साथ खड़े हैं। आपकी धड़कनें क्या बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये एजेंडा उनका है कि 1 to 1 लड़ाई हो, एक तरफ बीजेपी हो और एक तरफ विपक्षी एकता का उम्मीदवार हो। आपको क्या लगता है क्या कि जिस तरह की लड़ाई हुई है भीतर में, उसे 1:1 होगा? आपको लग रहा है क्या? अगर 1:1 था तो क्यों चले गए छोड़कर? आपने मुझे पूरी बात नहीं कहने दी। मैं बंगाल की चर्चा कर रहा था, कृपया मुझे पूरी बात कहने दीजिए प्लीज। कि अधीर रंजन चौधरी धरना पर बैठ गए, और क्या बयान अधीर रंजन चौधरी का बंगाल के बारे में कि ममता बनर्जी को जहाँ जाना हो जाए, बंगाल में कोई समझौता नहीं होगा। यही विपक्षी एकता है। देखिए, इस विपक्षी एकता की तो हवा निकल गई, ये तो टै फिस हो गया। कहावत है हिंदी में कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो नीतीश जी 1 महीने के प्रयास का परिणाम ये हुआ कि जो चुहिया निकली वो भी मरी हुई चुहिया निकली। कहाँ विपक्षी एकता हुई? क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हम कांग्रेस को स्वीकार करेंगे? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को जगह देंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए? आरएलडी क्यों नहीं आया? 6 दल क्यों नहीं आए? इस देश के 6 राज्यों के 6 प्रमुख दलों के जो नेता हैं, जो विपक्ष में हैं, वो कहाँ शामिल हुए? उसके अंदर आरएलडी भी शामिल नहीं हुई। और जो क्षेत्रीय दल आए, वो चाहे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल। सुशील जी, लेकिन सवाल ये है कि इतने अलग अलग विभिन्नताओं के बावजूद एक छत के नीचे ये दल तो साथ तो आ ही गए, और अगली बैठक की तारीख भी तय हो गई है। टेंटेटिव एक तारीख 10 से 12 को शिमला में बैठक हो सकती है। यानी कि इस तरह से एक एक कदम विपक्षी एकता वाला पहलू आगे बढ़ रहा है, जो आपके लिए दिक्कत होगा। आना उद्देश्य था क्या? अगर उद्देश्य केवल इकट्ठा होना था तब तो अलग बात है। उसका निष्कर्ष क्या है? अगर इकट्ठा हुए तो अरविंद केजरीवाल क्यों चले गए? इसका क्या जवाब है? ममता बनर्जी के क्या बयान है? तो इसलिए केवल इकट्ठा होना ही अगर पर्याप्त है तो आप खुशी मनाएं कांग्रेस के लोग कि इकट्ठा हो गए। सवाल तो इकट्ठा होने का नहीं है ना। लोग चर्चा हुई क्या वहाँ पर? जी, नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने को लेकर चर्चा हुई क्या वहाँ पर? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने को लेकर कोई कन्वेनर नियुक्त हुआ क्या? कोई वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ क्या? लेकिन विपक्षी एकता की तस्वीर देश में पहले भी दिख चुकी है। 77 वाली हमने तस्वीर देखी थी, जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को आप लोगों ने गिरा दिया था। शिमला में मिलेंगे, अगली बैठक शिमला में मिलेंगे, यही केवल तय हुआ, डेट भी तय नहीं हो पाया। तो अगर क्या इसी के लिए 5 घंटे की बैठक चली और फिर बोल देने से तो नहीं होता कि 1:1 लड़ेंगे? क्या उसकी स्ट्रेटजी है? मैं ये कह रहा हूँ कि 77 के अंदर
जयप्रकाश जैसा नेतृत्व था जिसकी एक आवाज पर क्या कोई मर्जर करने के लिए तैयार है क्या? और ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, बिहार की धरती कभी माफ करेगी? गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया, प्रेस पर पाबंदी लगा दिया, सेंसरशिप लगा दिया, वो कांग्रेस आकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, कह रहे हैं कि हिंसा हो रही है, और आपके राज में सिख विरोधी दंगा हुआ, हजारों सिख मारे गए। वो कौन सी हिंसा थी? तो इसलिए देखिए, लंबी लंबी बात बोलने से नहीं होता है। लेकिन कागज पर, अगर आप मुझे इजाजत दें सवाल पूछने का सुशील जी, कागज पर ये गणित तो ज्यादा आपसे दिखता है वोट परसेंटेज के मामले में। अगर ये तमाम दल एक साथ दिखते हैं, अलग अलग राज्यों में एक एक विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं आपके खिलाफ, तो कागज पर आपसे ज्यादा मजबूत है वो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं आपके खिलाफ, तो कागज पर आपसे ज्यादा मजबूत है। तो कागज पर मौजूद होने दीजिए ना हमको, तो हम तो जमीन। भाई उत्तर प्रदेश में 2019 में मायावती, अखिलेश यादव और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़े थे ना, और सारे मीडिया यही कह रहे थे कि अब तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी खत्म हो गई, तीनों दल मिल गए, 62 सीट जीते हम वहां पर। कर्नाटक के अंदर तो पिछले लोकसभा, लेकिन बिहार के साथ, बिहार का एग्जाम्पल अगर इसी में हम शामिल करें तो वहां गठबंधन ज्यादा कामयाब दिखा। सुशील जी कैसे, आप बताइए कैसे कामयाब दिखा, बता दीजिए आप मुझे। नहीं आप बताइए, आप क्वेश्चन को मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कैसे कामयाब दिखा? 3 बाई इलेक्शन हुआ बिहार में, गठबंधन में, उसमें 2 बाई इलेक्शन में महागठबंधन चुनाव हार गया। जो विधानसभा चुनाव जब आरजेडी और जेडीयू ने साथ में लड़ा, 80 सीटें आरजेडी की आई थी, 76 शायद जेडीयू की उस वक्त आई थी, मुझे अगर ठीक आंकड़ा याद आ रहा है, तो उस वक्त बीजेपी कहीं ज्यादा पिछड़ गई थी। जो जातीय समीकरण है बिहार के, उस तरफ गठबंधन आगे बढ़ा, उसका फायदा भी मिला। बिल्कुल आपकी बात सही कि 19 में बीजेपी यूपी में उस तरह से एक बड़े चेहरे के साथ उतरी, और यूपी में योगी का भी चेहरा था, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां लोकल लीडरशिप बीजेपी को उतनी मजबूत नहीं दिखती। आपने कर्नाटक में उसी तरह से एक शिकस्त देखी जहां लोकल लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं थी। आप विधानसभा चुनाव की तुलना लोकसभा से कर रहे हैं क्या? आप विधानसभा चुनाव की तुलना लोकसभा से कर रहे हैं? विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 6 महीने के बाद लोकसभा में बीजेपी स्वीप कर गई। अरे विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, कृपया ऐसा सवाल मत पूछिए जो इलॉजिकल हो। विधानसभा, लोकसभा की तुलना लोकसभा से हो सकती है, विधानसभा चुनाव के परिणाम की तुलना विधानसभा से हो सकती है क्या? तो आप इसलिए ऐसी तुलना मत कीजिए जो लॉजिकल नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा लॉजिक वोट परसेंटेज को लेकर था कि अगर विपक्षी एकजुट होते हैं तो उनका वोट परसेंटेज 50 से ज्यादा होगा, 51 होगा। क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? आप क्या आंकड़ा देखते हैं इसके लिए? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर है एंकर महोदय, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जी। सुशील जी प्लीज कंप्लीट करिए, मेरी बात सुनिए ना। जो आंकड़ा है समीकरणों का, उसके लिहाज से कैसे देखते हैं आप? सुशील जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, भारत 24 से अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी का यह दावा है कि 24 की लड़ाई में बीजेपी का जो बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और आंकड़ा गणित जो है भले कागजों पर विपक्षी एकता का दिख रहा हो, लेकिन जमीन पर बीजेपी मजबूत है। और जिस तरह से यूपी के, दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव 2019 में एसपी प्लस बीएसपी का गठबंधन कामयाब नहीं हुआ था, उसी तरह से यह गठबंधन कामयाब नहीं होगा। एक बड़ा मुद्दा सुशील मोदी की तरफ से यह भी उठाया गया कि विपक्षी एकता 1977 से इसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती, क्योंकि उस दौर में जेपी का एक बड़ा नेतृत्व था, जिनके कहने पर हजारों लाखों लोग एकजुट हो जाते थे। बल्कि ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखती है, और विरोधाभास आपसी विचारधारा का है, अपनी महत्वाकांक्षा है राजनीतिक दलों की। यहां पर इसको लेकर बीजेपी हमलावर